शहर का सबसे आलीशान 5 सितारा होटल, जहां हर कोने से रईसी और रुतबा झलकता था, सुबह के ठीक 11 बजे एक अनोखे दृश्य का गवाह बना। एक बुजुर्ग साधारण कपड़ों में, हाथ में पुराना सा झोला और लकड़ी की छड़ी लिए, धीमे कदमों से होटल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर शांति थी, आंखों में गहराई और चाल में एक अजीब सा ठहराव। उनका नाम था गंगा प्रसाद। जैसे ही वे गेट पर पहुंचे, गार्ड के माथे पर शिकन पड़ गई। उसने आगे बढ़कर रास्ता रोका और कड़क आवाज में बोला, बाबा, आप यहाँ कहाँ चले आए? ये कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं। आपका क्या काम है? गंगा प्रसाद ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, मेरी यहाँ बुकिंग है, बस उसी के बारे में पूछना था। गार्ड ने ठहाका लगाया और अपने साथी की ओर देखकर बोला, अरे सुन तो, बाबा कहते हैं उनकी बुकिंग है। फिर उसने गंगा प्रसाद से कहा, बाबा, जरूर कोई गलती हुई होगी। यह होटल बहुत महंगा है। यहाँ आम आदमी का क्या काम? शायद आपको गलत पता मिला है। इसी बीच होटल की रिसेप्शनिस्ट राधा कपूर ने यह बातचीत सुन ली। उसने गंगा प्रसाद को सिर से पांव तक देखा। उनकी सादी धोती कुर्ता, पुराना झोला और छड़ी देखकर उसके होंठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान तैर गई। वह बोली, बाबा, मुझे नहीं लगता कि आपकी इस होटल में कोई बुकिंग होगी। यह जगह बहुत महंगी है। आप शायद गलत जगह आ गए हैं। गंगा प्रसाद ने उसी शांत स्वर में कहा, बेटी, एक बार सिस्टम में चेक तो कर लो, शायद मेरी बुकिंग यहीं हो। राधा ने लापरवाही से कंधे उचकाए और बोली, ठीक है बाबा, लेकिन इसमें समय लगेगा। आप वहां वेटिंग एरिया में जाकर बैठ जाइए। गंगा प्रसाद ने सिर हिलाया और लॉबी के एक कोने में रखी कुर्सी की ओर बढ़े। उन्होंने झोला जमीन पर रखा, छड़ी पर हाथ टिकाए और चुपचाप बैठ गए। लेकिन लॉबी का माहौल अब अजीब हो चला था। वहां मौजूद गेस्ट्स उन्हें अजीब नजरों से घूर रहे थे। कोई फुसफुसाया, लगता है मुफ्त का खाना ढूंढने आया है। दूसरा बोला, इसकी औकात तो यहाँ का एक गिलास पानी खरीदने की भी नहीं। एक छोटे बच्चे ने अपनी मां से मासूमियत से पूछा, मम्मी, ये बाबा यहाँ क्यों बैठे हैं? ये तो होटल वालों जैसे नहीं दिखते। मां ने जवाब दिया, बेटा, किस्मत की मार है। जब किस्मत साथ ना दे तो इंसान को ऐसे ही सुनना पड़ता है। राधा फिर से वहां से गुजरी और अपने साथी स्टाफ से बोली, पता नहीं मैनेजर साहब क्या कहेंगे। ऐसे लोगों को यहां बैठने देना होटल की इमेज के लिए ठीक नहीं। साथी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में खुद ही उठकर चला जाएगा। गंगा प्रसाद यह सब सुन रहे थे, लेकिन एक शब्द नहीं बोले। वे बस चुपचाप इंतजार करते रहे। उनकी आंखें कभी घड़ी की ओर जाती, कभी रिसेप्शन की ओर। उन्हें उम्मीद थी कि कोई उनकी बात सुनेगा, लेकिन 1 घंटा बीत गया और कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार गंगा प्रसाद ने कुर्सी का सहारा लिया और धीरे से खड़े हुए। रिसेप्शन की ओर देखकर बोले, बेटी, अगर तुम व्यस्त हो तो अपने मैनेजर को बुला दो, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। राधा ने मन ही मन सोचा, अब इसे मैनेजर से भी मिलना है। उसने अनमने ढंग से फोन उठाया और होटल मैनेजर विक्रम खन्ना को कॉल किया। सर, एक बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं। विक्रम ने दूर से गंगा प्रसाद को देखा और फोन पर हंसते हुए बोला, क्या ये हमारे गेस्ट हैं या बस यूं ही चले आए? मेरे पास अभी वक्त नहीं, इन्हें बैठने दो, थोड़ी देर में चले जाएंगे। राधा ने वही बात दोहराई और गंगा प्रसाद को और इंतजार करने को कहा। गंगा प्रसाद ने गहरी सांस ली और फिर से उसी कोने की कुर्सी पर बैठ गए। लॉबी में ताने और ठहाके अब और तेज हो गए, लेकिन उनकी आंखों में वही धैर्य था, मानो कह रहे हों, सच को छिपाया जा सकता है पर रोका नहीं। इंतजार और अपमान समय धीरे धीरे बीत रहा था। गंगा प्रसाद के लिए हर मिनट भारी पड़ रहा था। राधा फिर उनके पास आई और रूखे अंदाज में बोली, बाबा, आपको और इंतजार करना होगा। मैनेजर साहब अभी भी बिजी हैं। गंगा प्रसाद ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोले, ठीक है बेटी, मैं इंतजार कर लूंगा। उसी समय होटल मैनेजर विक्रम खन्ना अपने केबिन में बैठा किसी विदेशी क्लाइंट से फोन पर बात कर रहा था। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। फोन रखते ही राधा का फिर से कॉल आया। उसने कहा, सर, वो बुजुर्ग अब भी लॉबी में बैठे हैं, आप एक बार मिल लीजिए। विक्रम ने हंसते हुए कहा, बैठने दो, थोड़ी देर में थक कर चला जाएगा।
मेरे पास ऐसे फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं। तभी वहां होटल का बेल बॉय अर्जुन शर्मा आया। उसने गंगा प्रसाद को देखा, जो सबके तानों के बीच चुपचाप बैठे थे। अर्जुन की आंखों में उनके लिए सम्मान था। वह धीरे से पास गया और बोला, बाबा, आप कब से बैठे हैं? क्या किसी ने आपकी मदद नहीं की? गंगा प्रसाद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूं, पर लगता है वे व्यस्त हैं। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। बाबा, आप चिंता मत करो, मैं अभी उनसे बात करता हूं। गंगा प्रसाद ने सिर हिलाया और बोले, तुम्हारा बहुत धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। अर्जुन तेज कदमों से विक्रम के केबिन की ओर गया, दरवाजे पर नॉक किया और अंदर गया। विक्रम ने इशारे से पूछा, क्या बात है? अर्जुन ने आदर से कहा, सर, लॉबी में एक बुजुर्ग बैठे हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। विक्रम ने भौहें चढ़ाई और ठंडी आवाज में बोला, अर्जुन, तुम्हें कितनी बार कहा है, फालतू लोगों से दूर रहो। वो कोई गेस्ट नहीं, शायद कोई भटक गया है। अर्जुन ने फिर कहा, लेकिन सर, उन्होंने कहा है कि उन्हें आपसे जरूरी बात करनी है। विक्रम हंस पड़ा, जरूरी बात? अर्जुन, तुम्हें अंदाजा है यहां कितने करोड़ का कारोबार होता है, और तुम मुझे किसी बाबा से मिलवाना चाहते हो? उसने सख्ती से कहा, अपना काम करो, यह मामला तुम्हारे बस का नहीं। अर्जुन ने सिर झुकाया और बाहर चला आया। लॉबी में लौटते ही उसने गंगा प्रसाद की ओर देखा। उनकी आंखों में अब भी धैर्य था। अर्जुन उनके पास बैठा और बोला, बाबा, मैंने कोशिश की, पर मैनेजर साहब अभी नहीं मिलना चाहते। गंगा प्रसाद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश की, यही मेरे लिए बहुत है। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसे लगा कि यह बुजुर्ग कोई साधारण इंसान नहीं, उनकी सादगी में कुछ खास था। लॉबी का माहौल अब और भारी हो गया। ताने, ठहाके और गंगा प्रसाद की खामोशी एक अजीब तस्वीर बना रहे थे। सच्चाई का खुलासा करीब 2 घंटे बीत चुके थे। गंगा प्रसाद अब और चुप नहीं रह सके। उन्होंने छड़ी उठाई, झोला कंधे पर टांगा और रिसेप्शन की ओर बढ़े। लॉबी में लोग फिर ताने कसने लगे, देखो बाबा, अब मैनेजर से भिड़ने जा रहे हैं। राधा ने झुंझलाकर कहा, बाबा, कहाँ ना, इंतजार कीजिए, मैनेजर बिजी हैं। गंगा प्रसाद ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, बेटी, बहुत इंतजार कर लिया, अब मैं खुद उनसे बात करूंगा। वे सीधे विक्रम के केबिन की ओर बढ़े। लॉबी में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उनकी ओर थीं। जैसे ही उन्होंने केबिन का दरवाजा खोला, विक्रम अपनी घूमने वाली कुर्सी पर अकड़ के साथ बैठा था। हाँ बाबा, क्या शोर मचा रखा है, बताइए, क्या काम है? उसने तल्खी से पूछा। गंगा प्रसाद ने झोले से एक लिफाफा निकाला और बोले, ये मेरी बुकिंग और होटल से जुड़े कुछ कागज हैं, कृपया देख लीजिए। विक्रम ने हंसते हुए लिफाफा लिया, लेकिन बिना खोले टेबल पर पटक दिया। बाबा, जब जेब में पैसे नहीं तो बुकिंग की बात बेकार है। मुझे आप जैसे लोगों की शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि आपके पास कुछ नहीं। ये होटल आपके बस का नहीं, चले जाइए। गंगा प्रसाद ने उसकी आंखों में देखा। उनकी आवाज अब गहरी हो गई थी। बेटा, बिना देखे कैसे तय कर लिया? इन कागजों को देख तो लो, सच्चाई वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। विक्रम ने कुर्सी पर पीछे झुककर जोर से हंसते हुए कहा, मुझे कागज देखने की जरूरत नहीं, मैं सालों से इस होटल को चला रहा हूं। आपकी शक्ल बता रही है, आपके पास कुछ नहीं। लॉबी में कुछ गेस्ट्स भी हंसने लगे। गंगा प्रसाद ने गहरी सांस ली, लिफाफा टेबल पर रखा और बोले, ठीक है, तुम्हें यकीन नहीं तो मैं जाता हूं, लेकिन याद रखना, जो तुमने आज किया उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। वे धीरे धीरे बाहर निकल गए। उनकी झुकी कमर और धीमी चाल ने लॉबी में सन्नाटा छोड़ दिया। विक्रम अपनी कुर्सी पर बैठा मुस्कुराता रहा। उसके चेहरे पर घमंड और तिरस्कार का भाव था। लेकिन अर्जुन शर्मा ने वह लिफाफा उठाया। उसने चुपके से होटल के सर्वर पर लॉगिन किया और लिफाफे की डिटेल्स चेक की। कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। स्क्रीन पर साफ लिखा था, गंगा प्रसाद, इस होटल के 65% शेयर होल्डर और संस्थापक। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत रिपोर्ट प्रिंट की और विक्रम के केबिन में भागा। सर, ये देखिए, वे बुजुर्ग हमारे होटल के मालिक हैं। विक्रम ने फोन रखा और भौहें चढ़ाकर बोला, अर्जुन, कितनी बार कहा,
मुझे ऐसी बकवास में दिलचस्पी नहीं। अर्जुन ने फिर कहा, लेकिन सर, यह साफ बताता है कि गंगा प्रसाद इस होटल के मालिक हैं। विक्रम ने गुस्से में रिपोर्ट को बिना पढ़े धकेल दिया। मुझे ये फालतू बातें नहीं चाहिए। यह होटल मेरी मैनेजमेंट से चलता है, किसी बाबा की दान दक्षिणा से नहीं। अर्जुन निराश लौट आया। उसे गंगा प्रसाद की आंखों का धैर्य याद आया। वह जान गया कि यह मामला अब सिर्फ होटल का नहीं, इंसानियत का था। अगला दिन सच्चाई का आलम। अगली सुबह होटल में हलचल थी। स्टाफ में फुसफुसाहट थी कि कल के बुजुर्ग कोई साधारण इंसान नहीं। कोई बोला, सुना है वे होटल के बड़े शेयर होल्डर हैं। किसी को यकीन नहीं हुआ। ठीक 10:30 बजे गंगा प्रसाद फिर होटल में दाखिल हुए। इस बार उनके साथ एक सूट बूट में सजा अधिकारी था, जिसके हाथ में काला ब्रीफ केस था। उनकी चाल में अब शांति के साथ साथ अधिकार भी था। लॉबी में सन्नाटा छा गया। कल जिन्हें सबने तुच्छ समझा, आज वे किसी सम्राट की तरह खड़े थे। गंगा प्रसाद ने रिसेप्शन पर कहा, मैनेजर को बुलाओ। उनकी आवाज में अब नरमी नहीं, बल्कि आदेश की कठोरता थी। विक्रम बाहर आया, चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए। जी बाबा, फिर आ गए। गंगा प्रसाद ने उसकी आंखों में देखकर कहा, विक्रम खन्ना, मैंने कल कहा था कर्मों का फल मिलेगा। आज वह दिन है। अधिकारी ने ब्रीफकेस खोला और मोटी फाइल टेबल पर रखी। ये दस्तावेज साबित करते हैं कि गंगा प्रसाद इस होटल के 65% मालिक हैं। लॉबी में सन्नाटा छा गया। राधा के हाथ कांपने लगे। गेस्ट्स एक दूसरे को देखकर फुसफुसाए, यह तो सच में मालिक हैं। विक्रम सकपकाया, लेकिन अहंकार में बोला, आप मुझे हटाने वाले कौन? गंगा प्रसाद गरजे, यह होटल मैंने बनाया, इसकी नींव मेरी मेहनत से रखी गई। तुम्हारी जगह अब अर्जुन शर्मा लेगा। तुम्हें फील्ड का काम दिया जाएगा। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुमने इंसानियत दिखाई, यही असली काबिलियत है। तुम अब मैनेजर हो। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। साहब, मैंने तो बस इंसानियत निभाई। गंगा प्रसाद ने राधा की ओर देखा। उनकी नजर से राधा कांप गई। राधा, तुम्हारी गलती पहली है, इसलिए माफ कर रहा हूं, लेकिन याद रखना, किसी को कपड़ों से मत आंकना। फिर उन्होंने लॉबी की ओर मुखातिब होकर कहा, यह होटल सिर्फ अमीरों का नहीं, यहां इंसानियत ही पहचान होगी। जो अमीर गरीब का फर्क करेगा वह यहां नहीं टिकेगा। लॉबी में तालियां गूंज उठीं। गंगा प्रसाद अधिकारी के साथ बाहर निकल गए। पीछे स्टाफ और गेस्ट्स उनकी सादगी और ताकत को नमन करते रहे। सबक और बदलाव। उस दिन के बाद होटल का माहौल बदल गया। स्टाफ हर गेस्ट के साथ सम्मान से पेश आने लगा। लोग कहते, गंगा प्रसाद ने न सिर्फ होटल बनाया, बल्कि इंसानियत की नींव रखी। उनकी आखिरी बात गूंजती रही, असली अमीरी पैसे में नहीं, सोच में होती है।